नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की आज की अपडेट इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री आज राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में जनजातीय क्षेत्र पांगी में थे। वहां से कुछ घोषणाएं हुई हैं। कुछ पांगी को लेकर हैं, पांगी को लेकर आदर बहुत सारी हैं और बाकी पूरे प्रदेश के लिए अलग अलग जो सेक्टर हैं उनके लिए हैं। आज आपको बताएंगे कि ये अनाउंसमेंट्स क्या हैं और इन अनाउंसमेंट में जो इनका इम्पैक्ट है या असर है वो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ हिमाचल दिवस को लेकर जितनी भी एक्टिविटी है, क्योंकि जिला स्तर पर विभिन्न कैबिनेट मंत्री थे, वहाँ जो अलग अलग अनाउंसमेंट हुई है, जो अपना डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हुई है। ज़्यादातर मंत्रियों ने जो इस साल का सरकार का नया बजट है उसके आसपास ही अनाउंसमेंट की हैं। लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि आज ये सारा जो घोषणाओं का क्रम है वो किस तरह का रहा है। महिलाओं को 1500 नहीं, एक साथ 4500 की अनाउंसमेंट हुई है और जो डीए एरियर को लेकर सीएम ने बात कही है, उसमें पहले और अब में चेंज क्या है और जो कर्मचारियों में अभी तक जो प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है उस प्रतिक्रिया में क्या सामने आया है, ये साथ में बात करेंगे। बहुत सारे लोग आरसीए के भर्ती शेड्यूल को लेकर जानकारी चाह रहे थे, वो आपको बताएंगे कि नई रिक्विजिशन में कौन सी एडवर्टाइज होंगी और जो जेओआईटी स्पेसिफिक जो क्वेरीज हैं उनको लेकर आयोग क्या सोच रहा है। रोगी मित्र भर्ती की आज बात हुई है और डिप्टी सीएम ने पंजाब स्टेट को एक सलाह दी है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को लेकर एक सुझाव आया है। विमल नेगी केस के मामले में प्रिविलेज मोशन की चेतावनी दी है मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने और इस पर जयराम ठाकुर का बयान भी आ गया है। तो ये दोनों एक साथ आपको बताएंगे। एफआरए पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ये लिखी है कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर वृंदा करात ने। पूरा मामला हिमाचल से रिलेटेड क्यों है ये बताएंगे आपको। हिमाचल में अभी अलग अलग तरह के मेले चल रहे हैं और इन मेलों में अब लड़ाई थोड़ी अलग तरह की हो गई है। आज देखिए, जो पिछली रात को सुन्नी मेले में एक तरह से जो वहाँ नारे लग गए, इससे पहले करसोग के मेले में लोकल विधायक जो बीजेपी के हैं वो आरोप लगा चुके हैं। और अभी आज के दिन की जो अपडेट है वो राजगढ़ मेले को लेकर है, जहां बीजेपी के सांसद और बीजेपी की विधायक, वहां से जो एक इनकी तरफ महिला विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ बताएंगे। साथ में बात करेंगे जो 4 थानों को अवार्ड मिला है हिमाचल सरकार के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। और इसके बाद जो अगली बात है, उसके बाद इसके जो चालान से कमाई 2 गुनी हुई है सरकार की, ये ट्रैफिक चालान की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये डाटा जारी किया है और इस डाटा के मुताबिक जो चालान से पिछली साल जो कमाई हुई थी उससे डबल हो गई है अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये भी आपको बताएंगे कि इसमें अब डिफरेंस क्या है। साथ में बात करेंगे जो मॉनसून की और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी हुआ है उसकी। देखिए, बम्पर मॉनसून की तो खैर ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो आईएमडी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इंडिया का, उनके जो प्रमुख हैं मृत्युंजय महापात्र, इन्होंने आज अगले इस साल की जो मॉनसून की प्रेडिक्शन है उसको रिलीज किया है। और इनका ये कहना है कि 2025 में मॉनसून के दौरान पूरे देश में एवरेज बारिश 105% ज्यादा होगी। मतलब जो टोटल रेंज है इसकी, वो रेंज जो है वो 87 सेंटीमीटर की है और दीर्घकालीन औसत का 105% होने का अनुमान है। इसका मतलब मॉनसून अच्छी रहेगी सामान्य तौर पर पूरे देश में, और अच्छी मॉनसून अगले सीजन के लिए अच्छी होती है, बशर्ते कि जैसे हिमाचल या पहाड़ों में जो नुकसान होता है क्लाउड ब्रस्ट और बाकी चीज़ों से वो ना हो। क्योंकि अच्छी मॉनसून होना अलग चीज़ है, क्लाउड ब्रस्ट होना अलग चीज़ है। 2023 में जो हिमाचल में जो एक तरह से आपदा देखी थी उस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉनसून, अच्छी मॉनसून की प्रेडिक्शन अभी हमारे सामने है। दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की बात करें तो येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट आ गया है। मतलब येलो से एक ग्रेड ऊपर, रेड, ऑरेंज एंड येलो होता है कैटेगरी। तो ऑरेंज अलर्ट आया है बारिश को लेकर। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू 18 और 19 अप्रैल को और मंडी में 19 अप्रैल को। तो ये 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। और ओलावृष्टि की मैं बात करूं तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, ये इन 5 जिलों में 18 और 19 को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। जहां तक बात है
तूफान और बिजली और तेज हवाएं चलने की, ये येलो अलर्ट है। ये चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला के लिए है और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। मतलब ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में या तो गेहूं की फसल अभी कटाई रोक लें, दूसरी तरफ जो बागवानी के क्षेत्र हैं वहां पर जो ये ओलावृष्टि से बचने के जो इंतजाम करने होते हैं उन इंतजामों को करने की जरूरत है। अभी तक जिन जिलों के लिए अलर्ट है मैं फिर से बता दूं, ऑरेंज अलर्ट जहां जहां है वो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला ये है। और 18 और 19 2 दिनों के लिए है। 20 तारीख को कम बारिश होगी, 21 से मौसम साफ हो जाएगा। ये हिमाचल में अभी तक का अलर्ट है जो मौसम के हिसाब से है। अब चालान से जो दोगुनी कमाई की बात आई है, ये पुलिस का एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रिलीज किया हुआ आंकड़ा है और यातायात नियमों की अवहेलना पर 12 करोड़ का जुर्माना वसूला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और पहले, इससे पहले पिछले वर्ष ये 6 करोड़ था, सिर्फ 6 करोड़ से इन्होंने 12 करोड़ कर दिया। इस साल का टारगेट पता नहीं क्या है, 25-26 का, और टारगेट परिवहन विभाग का 25-26 का 978 करोड़ है। और इसीलिए आप इस साल भी एक्सेसिव चालान के लिए तैयार रहें। अगर जो ये 12 करोड़ का अमाउंट है इसको अगर इंक्रीज करना हो सरकार ने तो ये हो सकता है। जहां तक बात है 4 थानों को अवार्ड की, तो ये अवार्ड दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और ये अवार्ड पांगी में जो कार्यक्रम है वहाँ पर दिया गया है। और इस अवार्ड में अलग अलग तरह से जो थाने हैं उसमें बिलासपुर, डमटाल और बीएसएल मंडी थाना जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। और साथ में ऊना में महिला पुलिस थाना को जो सर्वश्रेष्ठ महिला थाना चुना गया है, ये अवार्ड मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। और ये पांगी में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वहाँ पे ये अवार्ड दिए गए। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, तो उसमें अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टेट अवार्ड हैं वो वहाँ नहीं दिए गए। और वो इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि स्टेट अवार्ड को लेकर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसमें सिविल सर्विस अवार्ड है, प्रेरणा स्रोत सम्मान है, हिमाचल गौरव पुरस्कार है। तो जब सिलेक्शन नहीं हो पाई तो इसमें वेट करना ज़रूरी था। और अगला जो भी कार्यक्रम राज्य स्तरीय कोई भी स्टेट का होगा उसमें जो ये अवार्ड हैं फिर वो दिए जा सकते हैं। मेलों की लड़ाई बड़ी, ये मैं उन मेलों की बात कर रहा हूँ जो अभी प्रदेश में चल रहे हैं। देखिए, सुन्नी के विशु मेले की बात करते हैं जहाँ सांस्कृतिक संध्या में एक नया विवाद हो गया। साउंड सिस्टम की अनुमति ना होने से सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द हो गया, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पुलिस का पहरा लगाना पड़ा। व्यापार मंडल ने वहां राजनीतिकरण के आरोप लगाए और वहां नारे भी लगे हैं। नारेबाजी के बाद वहां पर कई सारी चीजें हुई और लोग इसको जो आरोप है वो जोड़ दिया विक्रमादित्य सिंह से भी, क्योंकि उनका ये चुनाव क्षेत्र है। हालांकि इससे पहले इसी तरह से जो करसोग का मेला है उसमें भी जो वहाँ के विधायक हैं दीपराज बंसल वो भी आरोप लगा चुके हैं। और अब एक ताज़ा आरोप लगा है, देखिए, ये राजगढ़ मेले को लेकर है, जहां आज मीडिया के सामने शिमला के सांसद सुरेश कश्यप और पच्छाद की विधायक रीना कश्यप आए और राजगढ़ मेले का में राजनीतिकरण के आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक और सांसद को दरकिनार कर जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको उसमें बुलाया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक ने कहा कि इसके बारे में विधानसभा में भी बात उठी थी लेकिन सरकार ने उससे भी सबक नहीं लिया। तो जो मेलों के मामले हैं ये झगड़े अभी खत्म नहीं हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने यह मामला उठाया था सुंदरनगर नलवाड़ मेले के बाद। उसके बाद मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद एक कमेटी बना दी गई थी जो विधायकों की सुख सुविधाओं को भी देखती है और उस कमेटी की एक बैठक भी हो गई थी। स्पीकर के पास ये मामला है और वहां डिसीजन होगा, उसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या इसमें रास्ता निकलता है। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर जो हैं वृंदा करात उन्होंने लिखी है। और वृंदा करात अभी केंद्रीय कमेटी की सदस्य हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, पीसीसीएफ के आदेशों पर इन्होंने विरोध जताया है माकपा ने, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वन अधिकार कानून की आड़ में लोगों को तंग ना किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी था उसमें प्रोटेक्शन लोगों को दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो माकपा है वो केंद्रीय
केंद्रीय जो मुख्यमंत्री सुक्खू को पत्र लिखकर वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर प्रदेश के अतिरिक्त प्रधान मुख्य कार्यपाल वन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों की आड़ में वन और अन्य विभागों के द्वारा प्रदेश के किसानों, दलित और गरीब लोगों को जमीन से बेदखली या घरों पर तालाबंदी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार इसको तुरंत रोके ताकि लोगों पर इस तरह का कोई प्रभाव ना हो, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट में खड़ा होने की ज़रूरत है। इसके मामले में जो हमारे राजस्व मंत्री हैं वो भी पहले अलग अलग तरह से अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मामला उठा था। वहाँ राजस्व मंत्री ने ये इनकार कर दिया था कि हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय पर सरकार नहीं बैठ सकती, अगर किसी को स्टे लेना है तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाए, ये वहाँ कहा था। अब आगे इसमें क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं प्रिविलेज की चेतावनी क्यों दी गई है और किसने दी है। ये मामला है शिमला में विमल नेगी की मौत का, जो पावर कॉर्पोरेशन के जीएम थे, और उसके बाद इंक्वायरी दो तरह की चल रही है। एक ओंकार शर्मा की कमेटी ने इंक्वायरी की है, वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सबमिट हो गई है। दूसरा जो मामला है इसमें वो पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, जिसको लेकर परिजनों ने अभी ताज़ा आरोप लगाए हैं कि जो उनको या विमल नेगी को न्याय दिलाने के बजाय अब पुलिस जो है उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर रही है कि नौरा कर, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उस पर आज जयराम ठाकुर ने, नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति भी जताई है। लेकिन आज जब जिला स्तरीय कार्यक्रम में मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा अनिरुद्ध सिंह से, तो अनिरुद्ध सिंह ने 2 पॉइंट लिखे हैं। उसमें एक बात ये कही उन्होंने कि जो इसमें जो भाजपा के पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट से, सोलर प्रोजेक्ट से कुछ गाड़ियां दी गई, गाड़ियां बांटी गई अफसरों और नेताओं को, वो या तो उसका सबूत दें या माफ़ी मांगें, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह कि जो भाजपा नेता इसके बारे में दुष्प्रचार या झूठे तथ्य बता रहे हैं मीडिया में, उनके खिलाफ विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। ये 2 बातें कही है अनिरुद्ध सिंह ने। और इसके बाद अगली जो को भी कार्रवाई होगी वो हम आपको उससे अपडेट कराएंगे, लेकिन जो आज मंत्री ने कहा उसकी अपडेट आपको दी है। दूसरी इसके बाद मामला है शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर। देखिए, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर जो, क्योंकि आपको पता है वर्तमान सरकार बनने के बाद नया चेयरमैन नियुक्त नहीं हो पाया है और डीसी कांगड़ा के पास ही ये चार्ज चल रहा है पिछले कई समय से। लेकिन अब जो टीचर्स को भी लग रहा है, राजकीय टीजीटी कला संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पद को भर दिया जाए और स्कूल कैडर से भरा जाए। इससे पहले बीजेपी सरकार में चमन लाल गुप्ता और कांग्रेस की सरकार में बाबू राम राही यहाँ चेयरमैन लगाए गए थे और वो सफलतापूर्वक उन्होंने इसको चलाया। और इसी तरह से वर्तमान सरकार भी कोई भी स्कूल कैडर से किसी व्यक्ति को वहाँ नियुक्त करें, क्योंकि इन्होंने शिक्षा निदेशालयों का जो मर्जर किया है सरकार ने, जिसमें जो स्कूल का डायरेक्टरेट अलग कर दिया है, कॉलेज का अलग, उसका टीजीटी कला संघ ने स्वागत किया है। लेकिन साथ में ये सुझाव भी दिया है कि ये कदम तब फलित होंगे जब शिक्षा बोर्ड में भी ब्यूरोक्रेट के बजाय या डीसी को एडिशनल चार्ज देने के बजाय स्कूल कैडर से वहां परमानेंट एक जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कर दी जाए, ताकि इसका फिर ज़्यादा असर आगे ना पड़े। डिप्टी सीएम ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या सलाह दी है। देखिए, जो 15 अगस्त का ये जो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यक्रम मंडी में था, राज्य स्तरीय पांगी में था, वहाँ पर जो डिप्टी सीएम से पूछा गया शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर, जिसको पंजाब वापस नहीं दे रहा है, लीज खत्म हो गई है, और उसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है, हिमाचल को ही मिलेगा, पंजाब इसमें आपत्ति कर रहा है। लेकिन पंजाब ज़्यादा देर आपत्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लगभग फाइनल स्टेज पर है, और हिमाचल के तर्क उसमें परफेक्टली चल रहे हैं। और हिमाचल ने ही सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया कि इससे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मंडी पंजाब का कभी हिस्सा रहा है, ना जोगिंद्रनगर, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। और इसी तर्क पर हरियाणा भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी याचिका खारिज हो गई, पंजाब की भी खारिज होगी। इसीलिए वो आग्रह
करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कि बड़प्पन दिखाएं और जो एक रीजनल भावनाओं को देखते हुए, क्षेत्रीय भावनाओं को देखते हुए केस को विड्रॉ करें और इस प्रोजेक्ट को हिमाचल के हवाले करें। पंजाब ने इससे जितना कमाना था वो कमा लिया, अब इसको आगे चलाने के लिए हिमाचल सरकार के ऊपर छोड़ दे। ये बात आज उप मुख्यमंत्री ने सलाह दी है और ये पंजाब सरकार को कही है। अगर वो कुछ उसके बाद की कोई अपडेट आएगी तो वो हम आपको बताएंगे। इसी तरह से सोलन में जो कार्यक्रम में थे वो थे इसमें कर्नल शांडिल, और धर्मशाला में, कांगड़ा में ये थे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल शांडिल, और इन्होंने वहाँ पे कहा है कि वहाँ अब प्रदेश में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी अस्पतालों में। ये अनाउंसमेंट इससे पहले मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की थी। और दूसरी तरफ 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना शुरू की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल वैन के साथ घर आकर जो स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा बुजुर्गों को देगा। ये 2 बातें इन्होंने कही है इसमें, और इन दोनों बातों के अनुसार ही आगे फिर उसी तरह से चीज़ें जब इसको लागू करना है तो आपके सामने वो आ जाएगा। लोक निर्माण मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह वो कुल्लू में थे मुख्य अतिथि। इन्होंने वहाँ पर अपने विभाग से संबंधित और बजट में जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट्स की हैं उनसे रिलेटेड बातें वहाँ कही हैं, और ये भी कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है, आने वाले दिनों में इसका असर आएगा। और NH 305 की जो व्यवस्था बिगड़ी है उसके निरीक्षण के लिए आज ही वो इस कार्यक्रम के बाद गए भी हैं। तो ये एक अपडेट उनकी तरह इस कार्यक्रम की हमने आपके साथ साझा की। अब बात करते हैं RCA के भर्ती शेड्यूल की। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे हमारे व्यूअर अलग अलग तरह से सूचनाएं मांगते रहते हैं, और अभी क्योंकि छुट्टियों का दौर ये लगभग हफ्ते भर से चल रहा है, और अभी भी कल परसों जब वर्किंग डे 2 या 3 होंगे, 2 ही हैं शायद, उसके बाद फिर से 2 दिन की ब्रेक है और फिर गुड फ्राइडे भी शायद बीच में है। तो फिर 20 तारीख के बाद जब ये वीक शुरू होगा तभी वर्किंग डे प्रॉपर उसमें लौटेंगे। लेकिन RCA की तरफ से जो तैयारी अभी चल रही है, 2 क्वेरीज हमारे पास कमेंट बॉक्स के जरिए है। एक है TGT की जो एडवर्टीजमेंट है वो कब आएगी, TGT JBT की, और दूसरा है कि JOA IT की कोई और रिक्वेजिशन इनको गई या नहीं गई। तो 2 अपडेट इसमें है। पहली बात यह कि TGT की रिक्वेजिशन को लेकर लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, अप्रैल के लास्ट हफ्ते में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगी। उससे पहले सबसे पहले इनका जो OTR सिस्टम है और रिक्वेजिशन सिस्टम है, OTR और रिक्वेजिशन एक साथ ओपन होगा ताकि विभाग ऑनलाइन भी रिक्वेजिशन भेज सकें। जिन विभागों ने ऑफलाइन रिक्वेजिशन भेजी है उनको भी इस पर ऑनलाइन भी साथ में भेजनी पड़ेगी, और इस बारे में इन सभी विभागों को RCA ने कन्वे कर दिया है। दूसरी बात, इसी हफ्ते में एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो जाएगी, एटलीस्ट TGT की तो आ जाएगी। बाकी किस किस चीज़ की आती है वो इनके शेड्यूल के हिसाब से तय होगा कि ये कितने एग्जाम आगे ले पाएंगे, क्योंकि अभी भी एग्जाम लेने वाली एजेंसी CDAC के साथ MOU फाइनल नहीं हुआ है। तो ये एक इसमें अपडेट है। दूसरी अपडेट ये है कि JOA IT की बहुत सारी रिक्वेजिशन RCA में आई हुई हैं, पुराने पद भी हैं जो अभी विड्रॉ किया था, और नए विभागों के जो रिक्वेजिशन है वो भी गई हैं। लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि राज्य सरकार ने एक नया डायरेक्टरेट बना दिया है कैबिनेट में फैसला लेके, और ये बना है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल में। अब ये संभव है कि इन सारी रिक्वेजिशंस को वापस लौटाकर इस डायरेक्टरेट के थ्रू रूट किया जाए, क्योंकि सरकार ने शायद कुछ डायरेक्शन दे रखी हैं कि पहले ये डायरेक्टरेट देखेगा कि किस तरह से एलोकेशन होनी है, फिर उसके बाद एग्जाम का शेड्यूल सेकंड स्टेज पर है। तो उसमें भी क्लियरेंस तभी होगी जब एक बार OTR और एडवर्टीजमेंट क्लियर हो जाएंगी, और उसी के बाद जब एप्लीकेशन स्टेटस हमें पता चलेगा फिर हम कुछ कह पाएंगे कि अगली व्यवस्था इसमें क्या है। लेकिन एडवर्टीजमेंट होने के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक आपका एग्जाम इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी एजेंसी नहीं है, और वैसे भी ये मैंडेटरी टाइम है एप्लीकेशन का, वो आपको टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो CDAC कैसे करती है, क्योंकि इससे पहले CBT के आधार पर कमीशन की भर्तियां हुई नहीं हैं, नया प्रयोग है, इतना नोड्स हिमाचल में है नहीं, कंप्यूटर इतने हैं नहीं कि एक साथ कर सकें, और TGT में भी एप्लीकेशंस जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा ही रहती हैं वैसे भी, और JOA IT में तो आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा के आवेदन हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से शेड्यूल बनेगा वो कई सारे क्वेश्चन अभी हैं, क्योंकि जब नए सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें कई चीज़ें देखने की होती हैं। तो ये 2 अपडेट उसमें हो गई। अब बात करते हैं मोदी शाह ने जो बधाई दी है।
देखिए, मोदी शाह के साथ साथ इसमें अनुराग ठाकुर की भी एक अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया है हिमाचल के लोगों के साथ, हिमाचल दिवस का ही। और इसमें इन्होंने कहा है कि हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए वो सदा समर्पित हैं, चाहे वो भारत सरकार में हो चाहे ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो हिमाचल का इस देश के लिए जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। राम मंदिर अयोध्या में बने, ये राष्ट्रीय अधिवेशन 89 में पालमपुर में हुआ था, जहां प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये हिमाचल इसके साथ गवाह है। दूसरा, हिमाचल का जो आर्मी में योगदान है वो भी ऐसा है कि जिसको कोई नहीं भुला सकता। जितने जो मेडल हिमाचल को मिले हैं, परमवीर चक्र मिले हैं, वो अपने आप में एक नज़ीर है। और जो आगे इसमें सारी बात है वो उसी तरह से है। लेकिन एक बात जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की शुभकामनाएं हिमाचल के लिए। देखिए, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिमाचल दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। गौरवशाली संस्कृति के लिए विख्यात इस प्रदेश के मेरे भाई बहन अपने परिश्रम, प्रतिभा और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। ये वही बात आ गई जो अनुराग ठाकुर ने कही, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ के प्रभारी थे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो उनको यहाँ सारी चीज़ें पता हैं। और जब कारगिल युद्ध हुआ था तो सेना से मिलने के लिए मोदी जब उस वक्त यहाँ मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे, उनके साथ गए थे कारगिल और वहाँ आर्मी के जवानों से मिले भी थे। तो ये एक लंबा नाता है जिसको हम कई बार अनुभव करते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो। तो यह विशेष अवसर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए और साथ ही हमारी देवभूमि को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, यही कामना है। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने कहा कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और लोक संस्कृति की जीवित विरासत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये दो जो शुभकामनाएं उनकी तरफ से आई हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की सारी बड़ी घोषणाओं की, और ये घोषणाओं की इसलिए क्योंकि आज पांगी से मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ पांगी घाटी के लोगों को खुश किया, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट की, बल्कि कुछ अनाउंसमेंट पर कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर भी थी, जो इससे पहले बजट में भी हुई थी। तो ये सारी बातें आपको बताएंगे। पहली बात, सिर्फ पांगी में जो घोषणा है पांगी की घाटी के लिए है। देखिए, पांगी घाटी के लिए तो पहली बार, क्योंकि वहाँ हिमाचल दिवस का कार्यक्रम पहली बार था, इसलिए वहाँ पर एक तो याद किया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और उनकी वजह से और डॉक्टर वाई.एस. परमार की वजह से हिमाचल बना, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री के नाते 1984 में इंदिरा गांधी पहली बार पांगी घाटी आई थी, उससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था, तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। दूसरा, इन्होंने जो घोषणाएं वहाँ पर की वो उससे पहले वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली, 6 टुकड़ियों ने सलामी दी, IPS अधिकारी रविनंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे, और उसके बाद अनाउंसमेंट का क्रम शुरू हुआ। देखिए, उदयपुर किलाड़ सड़क को भारत सरकार से मामला उठाया है ये कहा, और टेंडर की स्टेज चल रही है। इसी सड़क से इस बार बाकी सारे लोग गए थे, क्योंकि साच पास अभी खुला नहीं और किश्तवाड़ के थ्रू आने में टाइम लगता है, वो लंबा बहुत है। तो एक बात ये। दूसरा, पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल जो है वो पांगी बनेगा, 5 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड वहाँ दिया। दूसरा, जौ की जो कीमत है वो समर्थन मूल्य 60 रुपये कर दिया, 30 रुपये से वहाँ पर, और 10,000 लीटर की क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित करने की घोषणा की। विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए 62 करोड़ की परियोजनाओं पे वहां काम चल रहा है, लेकिन थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी की एक नई लाइन के लिए 45 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। साच को उप तहसील का दर्जा दिया और महिला मंडलों के लिए पैसा देने की बात कही। ट्रैफिक या आप कहिए कि जो परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए 20 नए रूट बस परमिट देने को कहा, और 40% सब्सिडी जो है वो इस परमिट जो रोड टैक्स और छूट इसके मुताबिक मिलेगी। एक डे बोर्डिंग स्कूल दे दिया जी पांगी में, और किलाड़ को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड कर दिया वहाँ के अस्पताल को, और वहाँ पर अगर कोई होम स्टे बनाए तो 50% छूट पंजीकरण में भी देने को कहा, और सड़कों की सुधार के लिए 1.5 करोड़ दिया। अब इन सारी चीज़ों के अलावा जो बाकी अनाउंसमेंट्स हैं उन पर भी आपको जो है वो सूचना होने वो भी सूचना ज़रूरी है। और ये सूचना देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
मुख्यमंत्री ने प्यारी बहना, जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, इसमें 1926 महिलाओं के लिए 1503 महीने के लिए मार्च अप्रैल की है ये, और 3 महीने में अगर आपको मैं बताऊं अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के लिए 4500 रुपये ट्रांसफ़र किए, और बाकी जो बचे उनको कहा कि जब तक उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती स्क्रीनिंग की, उसके बाद उनको भी ये 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट वहाँ पर की। साथ में जो वहाँ कर्मचारी पांगी में भी तैनात हैं उनको भी सम्मानित किया, इसमें बड़े सारे लोग शामिल हैं। और बाकी प्रदेश के लिए देखिए क्या कहा। अब पहले कहा कि 1 जून से 70 साल के पेंशनरों को बकाया जो एरियर का भुगतान हो जाएगा। ये पेंशन का एरियर मैं कह रहा हूँ आपको। तो एक अनाउंसमेंट ये कि इससे पहले बजट में भी अनाउंसमेंट हुई थी। वेतन एरियर जो बाकी कर्मचारियों का है वो चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा, ये भी बजट में अनाउंसमेंट की गई थी, क्योंकि इसके लिए कोई सेट टाइमलाइन नहीं दी गई है। 1 जून से 3% डीए की किस्त दी जाएगी कर्मचारियों को, और ये अनाउंसमेंट भी बजट में थी अभी, लेकिन इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया अब आ भी रही है, क्योंकि 3% से कर्मचारी कंफ्यूज हैं। जो पेंडेंसी है वो 4% की 2 किस्तें हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, तो टोटल जो ये पेंडेंसी है ये जो है 13% की है अभी, और उसमें 4-4-3-2 है, और जो पेंडेंसी है वो 4% की 2 हैं पहले, उसके बाद 3% का नंबर आता है। तो ये जो 3% अभी दी गई है वो कौन सी है, ये कन्फ्यूज़न है। और इसके लिए सोशल मीडिया पर अब कर्मचारी लिख भी रहे हैं, क्योंकि जब बजट में भी ये अनाउंसमेंट हुई थी तो कुछ कर्मचारी संगठन, जैसे जिनमें वीरेंद्र चौहान भी शामिल हैं, वो भी मिले थे सचिवालय जाके कि इसको आप क्लैरिफाई करें, क्योंकि 3% कोई पेंडेंसी बची नहीं है सीक्वेंस के हिसाब से। हालांकि इससे पहले की 2 किस्तें दी गई हैं, उनका एरियर भी अभी पेंडिंग है। तो अभी जो एक प्रतिक्रिया हमारे पास आई है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के पूर्व प्रांत महामंत्री हैं मामराज पुंडीर। इन्होंने कहा कि 3% का जो अनाउंस किया है वो हैरानी भरा है, क्योंकि 3% अभी इससे पहले 4% 1 जनवरी 24 से है, 4% 1 जुलाई 23 से है, 4% 1 जुलाई 24 से है, जनवरी 24 से है, 3% 1 जुलाई 24 से है, और 2% 1 जनवरी 25 से है। तो ये 3% के साथ कन्फ्यूज़न हो रहा है। सरकार इस कन्फ्यूज़न को दूर करे, और जो बाकी एरियर है वो भी उसको लेकर जल्दी क्लियर करे कि वो कब मिलेगा कर्मचारियों को। अदरवाइज़ कर्मचारी सिर्फ सैलरी पर ही निर्भर रह गए। तो ये एक प्रतिक्रिया थी जो मैंने आपको बताई, और इस प्रतिक्रिया के साथ क्योंकि सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें हैं, कल से जो रूटीन का काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि हालांकि सरकारी दफ्तरों में मुझे लगता है अभी भी अटेंडेंस उस तरह की नहीं होगी, वो अगले हफ्ते से ही होगी, लेकिन फिर भी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएंगी। और इस हफ्ते में जो सरकार की ओर से जो भी डिसीज़न या बाकी सारी चीज़ें होंगी, या अगला शेड्यूल कैबिनेट का या बाकी सारी चीज़ों का, तो उसकी अपडेट हम आपको कल से देंगे। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है खासकर आज की अनाउंसमेंट को लेकर, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम इसको रिप्लाई आपको कर सकें। और आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।